हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गौरव कथूरिया क्लासेस। तो भाइयों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 60 डिग्री। एक ही वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। एंगल कितना है अपना 60 डिग्री। तो अपने को पता है कॉस थीटा यानी कॉस 60 किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यानी कितना दिख रहा है डॉट प्रोडक्ट 3 इंटू ए 3a है ना। फिर ये 1 इंटू -2 कितना हो गया -2। फिर ये 3 इंटू 1 कितना हो गया 3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा भाई, a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और इसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ठीक है ना। तो बस a निकालना है, सिंपल कैलकुलेशन है। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। ये हो गया 3a प्लस 1, नीचे क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 10 हो गया, और ये कितना हो गया 14। सही है ना। स्क्वायरिंग कर ली दोनों तरफ तो 1/4, ये 3a प्लस 1 होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर प्लस 10 इंटू 14, ठीक है ना। तो ये काट देते हैं 2 से 7, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। कितना आ गया भाई ये दिख गया 7a स्क्वायर प्लस 70, ठीक है ना। इस 7 को मल्टीप्लाई कर दिया इससे, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 2 को यहाँ कर देंगे तो ये 9a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 है, तो 7a स्क्वायर प्लस 70 इज इक्वल्स टू 18a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 12a। कितना आ गया बच्चों ये 18a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 11a स्क्वायर 12a एज इट इज़, और ये कितना हो जाएगा 70 इस साइड आगे माइनस हो जाएगा तो 68 रह जाएगा, है ना। मिड टर्म स्प्लिट करनी है 68 इंटू 11, 68 इंटू 11 है ना, 12 चाहिए। 68 को 34 इंटू 2 लिख के देख लेता हूँ, और ये 11 है ही। 11 इंटू 2 22, 22 और 34 का डिफरेंस 12। सही है, हो गए फैक्टर्स, है ना। तो ये हो गया 11a स्क्वायर 34a माइनस 22a माइनस 68। तो यहाँ से a कॉमन 11 प्लस 11a प्लस 34 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन 11a प्लस 34। बस दिख गई दो वैल्यूज़, ये तो सिंपल है, देखो दिख गया ना। एक तो a -2 आएगा तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, एक इसको 0 रखूँगा तो -34/11। बस हो गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये है बच्चों अगला क्वेश्चन, काफ़ी इजी है। देखो क्या कह रहा है, a डॉट बी स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये ना मैग्नीट्यूड a स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर है। तो a डॉट बी अपने को पता है क्या होता है, क्या होता है मैग्नीट्यूड a स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ना। और इस साइड क्या है मैग्नीट्यूड a स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या दिख गया अपने को भाई, ये कट गए। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया 1, कॉस थीटा क्या हो गया +-1। आपको पता है कॉस 1 कब होता है 0 डिग्री पे, -1 कब होता है 180 पे। ख़त्म क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये मैंने पहले से फिगर बना लिया, टाइम बच जाएगा, है ना। कि भैया एक ट्रायंगल है अपना ABC, AB का मिड पॉइंट है D, A और AC का मिड पॉइंट है E। अपने को फाइंड करनी है वैल्यू BE प्लस DC की, ठीक है। क्या फाइंड करना है अपने को BE प्लस DC। BE वेक्टर क्या होगा बच्चों, देखो हमें क्या निकालना है BE वेक्टर। तो वो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में सिखा रखा है, क्योंकि भैया E जो है मिड पॉइंट है AC का, है ना। तो रेशियो 1:1 हो गई। जैसे इसको हमने ओरिजिन समझ लिया B को, तो जो BE वेक्टर है BE वेक्टर वो क्या हो जाएगा बच्चों BC प्लस BA/2, BC प्लस BA/2। आपको पहले भी मैंने बताया था ये ना, जैसे B को हमने ओरिजिन समझ लिया ना, तो ये E का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलता है, सेक्शन फार्मूला सिंपल OC प्लस OA/2, क्योंकि मिड पॉइंट है। अब ओरिजिन कोई भी पॉइंट हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी है 0 0 0 है कि नहीं। तो BE ऐसे निकल जाएगा। BE क्या हो गया अपना BC प्लस BA अपॉन 2। क्या लिख रहा हूँ मैं, ये BC प्लस BA अपॉन 2। ये BE निकल गया। DC चाहिए अपने को, है ना। पहले CD लिख लेता हूँ, CD क्या हो जाएगा बच्चों CD, फिर वही D का पोजीशन वेक्टर समझ लो इसको, है ना। आप इसको ओरिजिन समझ लो, और ये मिड पॉइंट है A और B का।
तो ओ बी प्लस ओ ए बाई 2 क्या हो जाएगा, ओ डी हो जाएगा, है ना। बस ओ की जगह हमें क्या लिखना है, सी। तो सी डी हो गया हमारा सी बी प्लस सी ए अपॉन 2। ये हमको बी ई मिल गया, सी डी मिल गया। हमें सम किसका चाहिए अब, बी ई प्लस डी सी का, है ना, बी ई प्लस डी सी, इन दोनों का सम चाहिए। डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस सी डी लिख सकते हैं, बी ई माइनस सी डी, है ना, अपॉन 2। अपॉन 2 कहाँ से लिख दिया मैंने, ये अभी 2 तो लिखूंगा ना, वैल्यूज ज़्यादा ही तेज चल रहा हूँ मैं भी लग रहा है। बी ई माइनस सी डी लिख दिया, डी सी को माइनस सी डी, ठीक है। बी ई की वैल्यू रख दी यहाँ पे, क्या है, बी सी प्लस बी ए बाई 2, और सी डी की वैल्यू क्या है, सी बी प्लस सी ए बाई 2, ठीक है। 2 एलसीएम आ गया भाई, तो ये हो गया बी सी प्लस बी ए माइनस सी बी माइनस सी ए अपॉन 2, ठीक है। क्या करें, बी सी को एज इट इज़ छोड़ देता हूँ, ठीक है। इन दोनों को भी पॉजिटिव कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा भाई, बी ए, ये हो गया बी सी, ये हो गया ए सी, ठीक है ना, अपोजिट वेक्टर कर दिए। अब आपको पता है बी ए प्लस ए सी बाई ट्रायंगल्स लॉ क्या हो जाएगा, ये बी सी हो जाएगा। बी ए प्लस ए सी क्या हो जाएगा, बी सी, है ना। एक बी सी ये रहा, एक बी सी ये रहा, 3 बी सी हो गए, ख़त्म। तो 3 बी सी अपॉन 2, ख़त्म। बढ़े आगे, देखो भाइयों ये तो लड्डू क्वेश्चन है। कह रहा है एक रोम्बस है ना, ठीक है, उसके डायगोनल्स ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कह रहा है इनकी सम बताओ हमें, है ना, किसका, ई ए, ई बी, ई सी, ई डी का। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, ई ए वेक्टर और ई सी वेक्टर, क्या ये एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर नहीं है, तो इन दोनों का सम 0 हो जाएगा ना। ई ए और ई सी का सम क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली ई डी और ई बी भी एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर है, तो ई बी और ई डी का सम भी क्या हो जाएगा, 0। तो इन चारों का सम क्या हो गया, 0 वेक्टर, ख़त्म। ईजी था ना, बढ़ते हैं आगे। देखो भाई अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग रहा है ना, ठीक है। ये गिवन है भाई, ये 0 वेक्टर है, ये फाइंड करना है, ए बी बी सी सी, ये सब के कोफिशिएंट अलग अलग है। चलो इस तरीके के क्वेश्चन में एक जुगाड़ हम लगा सकते हैं, क्या, जैसे ये इक्वेशन हमें दी है, इस इक्वेशन में ना दोनों साइड ए से डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ, ए डॉट ए प्लस 2b प्लस 3c, दूसरी साइड ए से डॉट करूँगा तब भी 0 रहेगा, सही बात है कि नहीं भाई। ये 0 वेक्टर गिवन था, दोनों तरफ मैंने ए से डॉट किया, तो 0 वेक्टर का ए से डॉट करूँगा तो 0 ही आएगा। अब इसका अंदर देखो डॉट प्रोडक्ट करूँगा, ए डॉट ए क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2a डॉट बी और 3a डॉट सी, सही है, इज इक्वल्स टू 0। मैग्नीट्यूड ए क्या है बच्चों, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, है ना, उस साइड ले जाता हूँ। तो 2a डॉट बी प्लस 3a डॉट सी, इसकी वैल्यू होगी भाई -1। एक तो हमने ये करा, ठीक है ना। अब की बार क्या करता हूँ, इस वाली इक्वेशन को दोनों साइड b से डॉट कर लेता हूँ, इस बार b से। अब इसका b से डॉट करूँगा तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, b डॉट ए, ठीक है ना। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, b डॉट b, यानी मैग्नीट्यूड b स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड b कितना है, 1 है, साथ में 2 भी है, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2, प्लस इसका b से डॉट करूँगा तो 3b डॉट c हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो b डॉट ए प्लस 3b डॉट c इज इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और एक बार क्या करता हूँ, इसी का इस बार c से डॉट कर लेता हूँ। किससे कर रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट, c से, इस बार इधर b से करा था, है ना। अब इसका दोनों साइड c से डॉट करूँगा, तो c से करूँगा तो ये a डॉट c हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, b डॉट c, 2b डॉट c, और इसका c से करूँगा तो c डॉट c, मैग्नीट्यूड c स्क्वायर विच इज़ 1, तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3, और वो उधर जाके -3 हो जाएगा, सिंपल है ना। तो ये अपनी 3 इक्वेशन आ गई, 1 2 3, तीनों को ऐड कर लो, देखो 1 + 2 + 3, तीनों को ऐड करूँगा तो 2a डॉट बी और a डॉट बी कितना हो गया, 3a डॉट बी प्लस 3a डॉट सी, और ये a डॉट सी कितना हो गया, 4a डॉट सी, प्लस 3b डॉट सी, 2b डॉट सी कितना हो गया, 5b डॉट सी, है ना, इज इक्वल्स टू तीनों का सम,
ये 2 नहीं आएगा, -2 होगा, ये है ना, -2 होगा, ये 2 उधर जाएगा तो -2 होगा, -1 -2 -3 कितना हो गया, -6। सही है, डी आंसर हो गया। बढ़ते हैं आगे। अब ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ जिसमें बीच में प्लस था। तो इसमें हमने क्या करना है, ए कैप माइनस बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर खोल लेना है। वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर -2 ए कैप डॉट बी कैप, यही हो जाएगा ना भाई। तो ए कैप माइनस बी कैप मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज़ 1 + 1, और ये ए कैप डॉट बी कैप क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। नहीं, सीधा ही कॉस थीटा ही तो हो जाएगा ये भाई। इसको यूँ लिखोगे ना आप, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, तो मैग्नीट्यूड ए भी तो 1 ही है, इसीलिए सीधा कॉस थीटा हो गया। ठीक है, 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो मैग्नीट्यूड ए कैप माइनस बी कैप होल स्क्वायर 2 - 2 कॉस थीटा। इधर आपको दिख रहा है 2 कॉमन, अंदर क्या रह गया, 1 - कॉस थीटा। 1 - कॉस थीटा को 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दिया। ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई ए कैप माइनस बी कैप स्क्वायर की। स्क्वायर को इधर लाके रूट कर दोगे आप, तो ए कैप माइनस बी कैप मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा बच्चों, 2 × sin थीटा बाई 2। इस वाले 2 को इधर लाके डिवाइड कर लेंगे तो 1/2 ए कैप माइनस बी कैप इक्वल्स टू sin थीटा बाई 2। ठीक है ना, ये आंसर हो गया। बढ़ते हैं आगे। अब ये तो सीधा बेसिक कंसेप्ट है एनसीईआरटी का भाई, नहीं पढ़ा तो जाके चैप्टर वीडियोस में देख लो, आपको डॉट प्रोडक्ट वाली में मिल जाएगा। ये आंसर सही है ना, याद है ये क्या है, ये इसका प्रूफ भी दिखाया था आपको, कॉची-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी है ना, कॉची-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी। ठीक है ना, नाम पता नहीं क्या है, मेरे को तो यही लग रहा है, ऐसे ही पढ़ते हैं, बाकी तुम्हें जो भी पढ़ना आता है पढ़ लेना। ठीक है, ये भाई साहब ने एक इनइक्वालिटी दी थी, इसका प्रूफ मैंने आपको चैप्टर वीडियो में दिखाया है, तो वो आपको याद ही होनी चाहिए थी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, नहीं पता तो जाके देख लो भाई चैप्टर वीडियो में। आगे देखते हैं। ये भी इनइक्वालिटी देखो आपको पढ़ाई थी, ये इनइक्वालिटी भी पढ़ाई थी कि ए प्लस बी मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड ए प्लस मैग्नीट्यूड बी से कम होगा या इक्वल होगा, है ना। इसको बोलते हैं ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी। ये भी पढ़ाई है ना, डॉट प्रोडक्ट वाले कंसेप्ट में ही पढ़ाई थी। नहीं पढ़ी तो भैया वही चैप्टर वीडियो देखो जाके, है ना। ये तो वैसे भी समझ सकते हो यार आप, ए प्लस बी मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड ए बी से कम होगा। देखो सिंपल, एक ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये ए प्लस बी वेक्टर है। तो आपको पता है अगर मैं दोनों के मैग्नीट्यूड का सम करूँगा तो वो डिस्टेंस बनता है, इसका मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट है, तो भैया डिस्टेंस तो ज़्यादा ही होगा ना डिस्प्लेसमेंट से। या अगर बंदा सीधे सीधे चलेगा तो क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, अदरवाइज़ डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ये वाली एंटिटी डिस्टेंस है ना, और ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस ज़्यादा होता है कि नहीं। बाकी प्रॉपर प्रूफ देखना है चैप्टर वीडियो में देख लो। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे ज़रा इस कंसेप्ट को। पहले कह रहा है एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, उसकी साइड गिवन है AB और डायगोनल गिवन है DB। ठीक है, अगर ये साइड्स के नाम और डायगोनल के नाम नहीं भी लिखे होते हैं, ध्यान से सुनो, बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को 2 फॉर्मूला पता होते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। एक होता है कि भैया उसकी साइड्स का क्या करो, क्रॉस कर दो एडजेसेंट साइड का, और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। एक तो ये फार्मूला पता होता है। दूसरा बच्चों को ये पता होता है कि हाफ ऑफ डायगोनल 1 क्रॉस डायगोनल 2, है ना। अगर दोनों डायगोनल दिए हैं तो एरिया ऐसे निकाल दो, 2 साइड्स दिए हैं तो एरिया ऐसे निकाल दो। पर यहाँ पे हमें एक साइड और एक डायगोनल दिया है। बच्चे क्या करते हैं, इसमें दिमाग लगाते हैं कि डायगोनल से दूसरी साइड निकाल लूँ या दूसरा डायगोनल निकाल लूँ, क्योंकि कुछ हमारे समझदार भाई हैं ना, उनको पता है कि एक डायगोनल A + B होता है, दूसरा डायगोनल B - A होता है। तो बच्चे दिमाग लगा के एक डायगोनल दिया हुआ है, एक साइड दिया तो दूसरी साइड निकालते हैं। बट जनरली क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहाँ आपको पता नहीं होता ना कौन सा डायगोनल दिया हुआ है, लॉन्गर दिया हुआ है कि छोटे वाला दिया हुआ है, ये वाला डायगोनल दिया है ये वाला, तो आप कैसे निकाल पाओगे साइड, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो मैं आपको बड़ा ही एक अच्छा कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। ये 2 फार्मूले तो आपको पता है, तीसरा मैं बता देता हूँ आपको फार्मूला। तीसरा फार्मूला एक और है बड़ा अच्छा, कि अगर आपको एक साइड पता हो और एक डायगोनल पता हो तो आप सीधे ही उनका क्रॉस करके भी एरिया निकाल सकते हो पैरेललोग्राम का। ऐसा क्यों, देखो बड़ी सिंपल सी बात है भाई। साइड मान लो आपकी A है, ठीक है, डायगोनल आप कोई सा भी एक पकड़ लो, चाहे A + B चाहे B - A। मान लो आपने डायगोनल A + B लिया बच्चों, क्या लिया, A + B। अब जब आप इनका क्रॉस करोगे, A × A बच्चों 0 होता है, और A × B, यानी अगर मैं इनका क्रॉस करूँगा तो रिजल्ट तो A × B ही आएगा ना।
है ना। जब मैंने साइड का और डायगोनल का क्रॉस किया, रिजल्ट क्या आया, ए क्रॉस बी, जो कि यही आ गया हमारा एरिया, यानी साइड्स का क्रॉस। वही मैं दूसरे वाले के साथ भी करता बाई चांस बी क्रॉस ए के साथ, तब भी क्या आता, तब भी ए क्रॉस बी आता। तो अब मैं अगर एक साइड मुझे पता हो, उसका मैं एक डायगोनल से क्रॉस करूँगा तो वो हमारे साइड्स के क्रॉस के इक्वली आता है। तो जब भी आपको एक डायगोनल और एक साइड दिया हो, सीधे सीधे उनका क्रॉस कर दो, आपको एरिया मिल जाएगा। नया फार्मूला आ गया आपके पास, है ना, पैरेललोग्राम के लिए नया फार्मूला आ गया। अगर एक साइड और एक डायगोनल पता हो, सीधे सीधे क्रॉस कर दो, ख़त्म। क्रॉस करो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो ये जो दो वेक्टर दिए हैं इनका क्रॉस कर दो, IJK 507 223, है ना, इनका हमने क्रॉस किया, क्या आ गया भाई देखो, ये हो गया 0 -14, तो -14 I कैप, ये हो गया 15 -14 J कैप हो गया, है ना, माइनस J कैप, और ये हो गया 10 K कैप। तो अब इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 196 + 1 + 100, कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 297। स्क्वायर रूट ऑफ 297 को हम 33 × 9 लिख सकते हैं ना, 33 × 3 × 3, तो ये 3√33 हो गया। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब ये भी बच्चों सीधा सा क्वेश्चन है, देखो एरिया ही निकालना है, सीधा फॉर्मूला, डायगोनल दिया हुआ है तो भैया हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डायगोनल 1 क्रॉस डायगोनल 2, दोनों डायगोनल का क्रॉस निकालो, मैग्नीट्यूड कर दो। तो दोनों का क्रॉस निकाल लिया, IJK, पहले के क्या है डायरेक्शन रेशो 3 2 -1, दूसरे के 1 -3 2, क्रॉस कर लेते हैं, कितना आ रहा है ये 4 -1 कितना हो गया I कैप, ठीक है, 6 + 1 हो गया जी 7 J कैप, तो माइनस लगेगा इसमें, और ये -3 -2 -11 K कैप, सही है। बस इसका मैग्नीट्यूड का हाफ कर दो जी, मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1 + 49 + 121, सही है, क्या दिख गया 171 हो गया, ख़त्म, सही है ना, सी आंसर हो गया। आगे बढ़, अब ये तो भाइयों ऐसा क्वेश्चन तो अपना NCERT में मिसलिनियस में भी है ना। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है एक डी वेक्टर फाइंड करना है जो सी और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। जब सी और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, डी वेक्टर परपेंडिकुलर है सी के और डी वेक्टर परपेंडिकुलर है बी के, तो जो डी वेक्टर है बच्चों वो पैरेलल हो जाएगा सी क्रॉस बी के, है ना, ये कंसेप्ट आपको पढ़ाया हुआ है पहले ही। तो डी पैरेलल हो गया सी क्रॉस बी के, तो हम क्या कर सकते हैं, डी को एज्यूम कर सकते हैं इट इज़ लैम्डा टाइम्स सी क्रॉस बी। क्या एज्यूम कर सकते हैं, लैम्डा टाइम्स सी क्रॉस बी। तो अब हम इसका क्रॉस करेंगे भाई, तो डी इज़ लैम्डा टाइम्स सी क्रॉस बी IJK, सी के जो डायरेक्शन रेशो दिख रहे हैं 3 1 -1, बी के डायरेक्शन रेशो दिख रहे हैं 1 -4 5, कर लो भैया क्रॉस, डी इक्वल्स टू लैम्डा, ये कितना हो गया बच्चों 5 -4 1 हो गया है ना, I कैप आ गया, और ये कितना दिख गया 15 + 1 16 -16 J कैप, और ये कितना दिख गया -12 -1 -13 है ना, -13 K कैप। तो डी वेक्टर हो गया अपना लैम्डा I कैप -16 लैम्डा J कैप -13 लैम्डा K कैप, ठीक है, डी वेक्टर आ गया। अब हमें गिवन है कि D डॉट A इज़ 21, D डॉट A कितना है भाई 21, ये रहा D, ये रहा है A, दोनों का डॉट करूँगा तो बच्चों कितना आ जाएगा सीधे सीधे, देखो 4 लैम्डा -80 लैम्डा + 13 लैम्डा इक्वल्स टू 21, सही है, कितना हो गया ये -80 + 30 -63 लैम्डा आ गया ना 21, तो लैम्डा इक्वल्स टू -1/3, लैम्डा को हमने यहाँ पे पुट कर दिया जी, वेक्टर मिल गया -1/3 I कैप, 16/3 J कैप, और ये 13/3 K कैप, है ना। तो आंसर हो गया अपना A, ख़त्म। अब इसी क्वेश्चन को देखा जाए पूरा सॉल्व ना भी करते तो भी हो जाता, अगर किसी बच्चे को मेथड नहीं भी आता, भाई बड़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, कह रहा है डी वेक्टर जो है वो सी और बी के परपेंडिकुलर है। आप चेक कर लो इनमें से कौन सा वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, सी और बी के। तो सी के साथ डॉट करोगे 0 आएगा, बी के साथ डॉट करोगे 0 आएगा, और डी डॉट 21 है, डी डॉट ए भी चेक कर लो 21 है, आ गया तो आंसर सही है। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ सम ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है ना, 3 यूनिट वेक्टर हैं ABC यूनिट वेक्टर ले लिए, उनके सम की लेंथ चाहिए, यानी उनके सम का मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है ना।
तो स्क्वायर कर लिया, इसको स्क्वायर को खोलते हैं, आपको पता है क्या आ जाएगा, ए कैप स्क्वायर बी कैप स्क्वायर सी कैप स्क्वायर, है ना। फिर क्या आएगा, 2 ए कैप बी कैप सी कैप ए कैप। अब उसने बोला म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो सबका एक दूसरे से डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा, तो भैया ये तीनों तो ज़ीरो हो गए, लड्डू हो गया क्वेश्चन। ये तीनों ज़ीरो और यूनिट वेक्टर है तो ये तीनों 1 हो गया जी, क्वेश्चन ख़त्म। 1 1 1 है ना। तो ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 3 आ गया ना, स्क्वायर इधर आएगा, रूट हो जाएगा, √3 आ गया, क्वेश्चन ख़त्म। बढ़ते हैं आगे। अब ये भी देखो उसी के जैसा है, इसमें भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये चाहिए तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर खोल लूँगा मैं ना, 2 ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप मैग्नीट्यूड स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा, 4 मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर। और वो जो वो लिखने हैं ए बी बी सी ए सी, वो तो लिखूंगा ही नहीं ना, वो ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो यही आंसर हो गया, तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है तो 4 + 1 + 1 6, और ये स्क्वायर इधर आ गया, रूट हो जाएगा तो √6 आ गया। देखो है ना, ईजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। देखो भाइयों, ये भी कोई खास ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। कह रहा है ए बी सी जो है वो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ए बी सी के, डी का पोजीशन वेक्टर चाहिए अपने को, ठीक है। एक चीज़ आपको पता ही है बच्चों कि जो ए डी वेक्टर है और बी सी वेक्टर है वो बराबर होंगे, है ना, पैरेललोग्राम है। ए डी वेक्टर किसके बराबर होगा बच्चों, बी सी वेक्टर के। ए डी वेक्टर को हम लिख सकते हैं ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, है ना, टर्मिनल माइनस इनिशियल। इसको ओ सी माइनस ओ बी, सिंपल सी बात है। तो डी का पोजीशन वेक्टर हमें निकालना है, ए का पोजीशन वेक्टर ए है, सी का पोजीशन वेक्टर सी है और बी का बी है। लड्डू क्वेश्चन हो गया जी, ए उधर आ गया प्लस हो गया, ख़त्म कहानी। तो ए प्लस सी माइनस बी फर्स्ट आंसर हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये भी बच्चों काफ़ी हल्का क्वेश्चन है, देखो सीधा फार्मूला बेस्ड है, बट इसलिए डाल दिया कि आपको फार्मूले याद रहें भैया, भूल ना जाओ, है ना। सेक्शन फार्मूला लगाना है एक्सटर्नल डिवीजन का, है ना। कोई आर पॉइंट है जो इनको डिवाइड कर रहा है इस रेशो में एक्सटर्नली, तो 1 × OQ है ना, क्या करेंगे 1 × OQ -2 × OP अपॉन 1 - 2, यही होता है ना एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला, बीच में माइनस लगता है। OQ वेक्टर आपका ये रहा, तो क्या हो गया बच्चों, ये A - 3B माइनस ट्वाइस ऑफ OP ये रहा, इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा बच्चों, 4A + 2B अपॉन 1 - 2 इज़ -1, है ना। तो ये A - 4A - 3A हो गया, और ये -3B - 2B इज़ -5B अपॉन -1, तो माइनस कट गया जी, कॉमन आके 3A + 5B दिख गया, आंसर हो गया। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। अब इसमें भी देखो डायगोनल दे रखे हैं, सीधा क्वेश्चन है लड्डू, है ना। डायगोनल हाफ ऑफ डायगोनल्स का क्रॉस, पहला डायगोनल 2i कैप, दूसरा -3k कैप, इनका क्रॉस करूँगा बच्चों क्या आ जाएगा 6j कैप, तो मैग्नीट्यूड तो 6j कैप का 6 ही हो गया, आंसर 3 आ गया, डेड है ना। बढ़ते हैं आगे। अब ये भी बच्चों काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि भैया एक पैरेललोग्राम है, उसकी अपोजिट वर्टिसेस मान लो ए और सी, इन दोनों के पोजीशन वेक्टर गिवन है ना। ये OA हो गया और ये OC पोजीशन वेक्टर गिवन है। अब कह रहा है जहाँ पे डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी इस पॉइंट का, मान लो ये पॉइंट है हमारा E, इसका पोजीशन वेक्टर चाहिए अपने को OE। तो A और C का मिड पॉइंट नहीं है क्या, ये है ना। तो सिंपली OA + OC/2 ख़त्म, सही है कि नहीं। तो इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, इन दोनों को ऐड करके क्या दिख रहा है 3A + B आ जाएगा अपॉन 2, C आंसर हो गया, है ना। लड्डू क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो कह रहा है A क्रॉस B C के इक्वल है। जब A क्रॉस B C के इक्वल है, इसका मतलब C एक ऐसा वेक्टर है जो A और B दोनों के परपेंडिकुलर है। C A के भी परपेंडिकुलर हो गया और B के भी, है ना। भाई क्रॉस से हमें नॉर्मल वेक्टर ही तो मिलता है जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि C A और B का क्रॉस है, इसका मतलब C A और B के परपेंडिकुलर है। सिमिलरली यहाँ से क्या कह सकते हैं कि A जो है वो B और C के परपेंडिकुलर है, क्योंकि A उनके क्रॉस के इक्वल है। तो दिख गया ना, सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, आंसर B हो गया, ख़त्म। बढ़ते हैं आगे। ये भी देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कह रहा है ये बताओ किसके इक्वल होगा अगर A और B रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड है। भाई इसको आप खोलते हो तो क्या आता है, A² + B² + 2AB, ये आता है ना। और अगर ये रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड है तो परपेंडिकुलर नहीं होंगी क्या, रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 होते हैं, इसलिए A.B क्या 0 हो जाएगा। तो यही तो आंसर आएगा सिर्फ, है ना, क्योंकि A.B 0 हो गया, तो आंसर A हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये भी भाई देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सीधा ब्रैकेट्स खोलो, देखो A को बच्चों 3A से क्रॉस करोगे 0 आ जाएगा, है ना भाई। A का A से क्रॉस क्या होता है 0, फिर इसको इससे क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा
9 इंटू बी क्रॉस है, 9 इंटू बी क्रॉस है। फिर इसको इससे क्रॉस करेंगे, ये तो हो गया 9 इंटू बी क्रॉस है, सॉरी। ए को इससे करोगे बच्चों क्या आएगा, माइनस ए क्रॉस बी आ जाएगा, माइनस ए क्रॉस बी। और इसको इससे करोगे तो बी क्रॉस बी 0 हो जाएगा, मतलब सिर्फ यही आएगा, ठीक है। होल स्क्वायर तो है ही भाई। 9 बी क्रॉस ए, देखो ये ए क्रॉस बी को भी आप क्या कर सकते हो, प्लस बी क्रॉस ए कर सकते हो। माइनस ए क्रॉस बी को क्या कर सकते हो, प्लस बी क्रॉस ए। और ये 9 बी क्रॉस ए है, तो 10 बी क्रॉस ए हो गया ना, समझ गए ना भाई। ये 9 बी क्रॉस ए था, इसको हमने प्लस बी क्रॉस ए लिख लिया डायरेक्शन चेंज करके, तो ये 10 बी क्रॉस ए हो गया, है ना। 10 बी क्रॉस ए का स्क्वायर करा तो बच्चों कितना आ गया, 100। और बी क्रॉस ए का स्क्वायर यानी मैग्नीट्यूड बी, मैग्नीट्यूड ए, साइन थीटा। बी और ए के बीच में एंगल कितना है बच्चों, 120 डिग्री, सही है। अब 100 है ही, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है भाई, अच्छा स्क्वायर भी तो है, स्क्वायर तो लगाया नहीं। बी का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ए का मैग्नीट्यूड 1 है। साइन 120 डिग्री बच्चों कितना हो जाएगा, इसको पाई माइनस 60 लिख सकता हूँ ना, साइन 60 हो जाएगा ये। तो 400 इंटू साइन स्क्वायर 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, 3/4 हो गया, है ना। तो कितना आंसर दिख गया, 300 दिख गया, ख़त्म। बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन बच्चों देखो, इसमें ए और बी दे रखे हैं कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। और कुछ बच्चे इसको ना ब्रैकेट खोल के भी कर लेते हैं, ब्रैकेट खोल के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल के। देखो आपको सीधा कंसेप्ट बताता हूँ, ये आंसर 0 दिख जाना चाहिए आपको बच्चों। क्यों, देखो ए और बी कोई 2 वेक्टर है, मान लो ये ए वेक्टर है बच्चों, ये बी वेक्टर है। तो जब हम कोई भी 2 वेक्टर को आपस में प्लस माइनस कुछ भी करते हैं ना, प्लस माइनस, तो क्या निकलता है, कुछ ऐसे वेक्टर निकलते हैं जो इसी प्लेन पे लाई करते हैं। यानी जब मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो एक ऐसा वेक्टर आएगा जो इसी प्लेन पर होगा, ये ए प्लस बी है मान लो, है ना। फिर एक ए माइनस 2b है, वो भी इसी प्लेन पे कहीं पे कोई वेक्टर होगा, ए माइनस 2b, कैसे भी हो सकता है, उसकी टेंशन मत लो। वैसे तो आपको पता होना चाहिए माइनस 2b की डायरेक्शन अपोजिट होगी, ये वो छोड़ो उस बात को। तो कुल मिला के ए प्लस बी और ए माइनस 2b 2 ऐसे वेक्टर हैं जो एक ही प्लेन में होंगे, जिस प्लेन में हमारे ए और बी थे, जिस प्लेन में ए और बी थे। जैसे आपकी स्क्रीन पर ए और बी हैं, तो जब मैं ए और बी का सम करूँगा एक नया वेक्टर आएगा, ए माइनस 2b करूँगा नया वेक्टर आएगा, वो भी उसी प्लेन में होंगे। तो जब इन दोनों वेक्टर का क्रॉस करूँगा एक ऐसा वेक्टर आएगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल वेक्टर, यानी उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें ए बी लाई कर रहे हैं। तो 2a प्लस बी भी उसी प्लेन में लाई कर रहा है। तो जब इनके क्रॉस से क्या आया, नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर, तो जब परपेंडिकुलर वेक्टर आया प्लेन के, तो वो 2a प्लस बी के भी तो परपेंडिकुलर होगा। तो n डॉट 2a प्लस बी क्या हो जाएगा, 0, इसलिए आंसर विल बी 0। जिनको ये बात नहीं समझ में आई वो भैया पूरा इसको खोल के दिखा देता हूँ, वैसे समझ में आ जाएगी आपको। देखो 2a प्लस बी डॉट, इनको खोलूँगा बच्चों, देखो a क्रॉस a क्या होता है 0, और ये क्या हो गया माइनस 2a क्रॉस b, माइनस 2a क्रॉस b, ये हो गया बच्चों b क्रॉस a। और ये देखो b क्रॉस 2b तो 0 ही हो जाएगा, b क्रॉस b क्योंकि 0 होता है ना। तो 2a प्लस बी डॉट, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, b क्रॉस a कर दूंगा, साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, ट्वाइस ऑफ b क्रॉस a। और ये भी b क्रॉस a, तो ये b क्रॉस a ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ b क्रॉस a, सही है ना। अब बच्चों मैं इनका डॉट करूँगा, जब इसका डॉट एक बार इससे करूँगा क्या हो जाएगा 6a डॉट b क्रॉस a, है ना। फिर इसका इससे डॉट करूँगा तो वो हो जाएगा 3b डॉट b क्रॉस a। अब जिन बच्चों को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आता है उनको पता होगा ये सीधा 0 हो जाता है कि भैया ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है 3 वेक्टर का, और उसमें 2 वेक्टर जब सेम होते हैं तो रिज़ल्ट सीधा 0। तो इसलिए ये 2 वेक्टर सेम है, ये 2 वेक्टर सेम है, दोनों 0 0 हो गए, ये भी 0 ये भी 0, रिजल्ट इज़ 0। जिनको नहीं आता स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वो सुन लो बात ध्यान से कि ये क्यों 0 हुआ है। b क्रॉस a है बच्चों, b क्रॉस a, ये मान लो a वेक्टर है, ये b वेक्टर है। b क्रॉस a क्या होता है बच्चों, एक ऐसा वेक्टर जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल वेक्टर है ना। तो b क्रॉस a से क्या निकला, नॉर्मल वेक्टर जो a और b के परपेंडिकुलर है,
बी क्रॉस ए से क्या निकला, नॉर्मल वेक्टर जो ए और बी के परपेंडिकुलर है। ये नॉर्मल वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है तो ए से उसका डॉट क्या होगा, ज़ीरो। ये नॉर्मल वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है तो बी से उसका डॉट क्या होगा, ज़ीरो। हेंस आंसर इज़ ज़ीरो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो बच्चों, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ए डॉट बी और ए डॉट सी ज़ीरो है। ए डॉट बी बच्चों ज़ीरो है और ए डॉट सी भी ज़ीरो है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये CBSE में भी कई बार आ चुका है पेपर में। ए डॉट बी ज़ीरो है, इसका मतलब ए बी के परपेंडिकुलर है। ए डॉट सी ज़ीरो है, इसका मतलब ए सी के भी परपेंडिकुलर है। जब ए बी के भी परपेंडिकुलर है, सी के भी परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर है, तो ऐसा कह सकता हूँ ए विल बी पैरेलल टू बी क्रॉस सी, है ना। पढ़ाया हुआ है कंसेप्ट ये कि भैया बी क्रॉस सी से क्या चीज़ आती है, बी क्रॉस सी से एक ऐसा वेक्टर आता है जो बी और सी के परपेंडिकुलर होता है। जो हमारा ए है वो भी बी और सी के परपेंडिकुलर है, तो ए और बी क्रॉस सी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, डायरेक्शन सेम हो जाएगी। ये दोनों पैरेलल है तो मैं ऐसा एज्यूम कर सकता हूँ ए जो है वो लैम्डा टाइम्स है बी क्रॉस सी के, कर सकता हूँ। बी क्रॉस सी कैसे निकलता है, आई जे के, बी के डायरेक्शन रेशियोज, अच्छा पता ही नहीं है, छोड़ देता हूँ इसको, ऐसे नहीं करता फिर। जब ऐसे भैया पता नहीं है तो इसको दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू मॉड लैम्डा, बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सी साइन थीटा, एंगल बिटवीन बी एंड सी इज़ π/6 साइन π/6 हो गया। ए बी सी तीनों के मैग्नीट्यूड 1 है तो ये आ गया 1 इक्वल्स टू मॉड लैम्डा, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो मॉड लैम्डा इक्वल्स टू 2, तो लैम्डा क्या दिख गया बच्चों, +-2। ये लैम्डा की वैल्यू +-2 अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो मुझे क्या दिख जाएगा, ए इक्वल्स टू +-2 इंटू बी क्रॉस सी, सी हो गया आंसर। सही है ना, बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन भी बच्चों NCERT का है, आपने करा होगा अगर क्रॉस प्रोडक्ट वाली एक्सरसाइज में NCERT में, है ना। कुछ बच्चे पूरा सॉल्व करते हैं बट भैया आपको टाइम बचाना होता है एंट्रेंस में। देखो बच्चों, सीधा लिखा है, R एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3√2 है, बाकी ड्रामा लिखा हुआ है। अरे भाई बाकी ड्रामा क्यों पढ़ूँ जब एक ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3√2 दिख रहा है, सिर्फ इसका दिख रहा है 3√2, देख लो 9 + 9 18 विच इज़ 3√2, है ना, और किसी का नहीं है 3√2, तो आंसर विल बी बी। ख़त्म, आगे बढ़ो। बाकी ये पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना है तो चैप्टर वीडियो देखो, वहाँ मिलेंगे ना सारे, NCERT का क्वेश्चन है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों को समझ नहीं आता आसानी से, पता नहीं क्यों। देख लेते हैं एक बार, है ना। तुम तो होशियार हो सारे, तुम्हें तो आ ही जाएगा भाई। GKC पे पढ़ते हो है कि नहीं, गौरव कथूरिया क्लासेस पे पढ़ते हो तो इंटेलिजेंट तो हो ही। चलो पढ़ते हैं। P-Q इज़ ट्वाइस ऑफ R-S, है ना। PQRS जो है वो इन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर है। चलो देख लेते हैं भाई, इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं। तो P वेक्टर, P को ना मैं OP लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें बात समझ में आए। P को मैंने OP लिख दिया, Q को OQ लिख दिया, R को OR लिख दिया, है ना, और S को OS, ऐसे ही लिख देता हूँ, बेटर समझ में आएगा। तो OP माइनस OQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OR माइनस ट्वाइस ऑफ OS। सही है। तो OP माइनस OQ, एक काम करता हूँ, OS को इधर ले आता हूँ, प्लस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ OS, और ये OQ को उस साइड ले जाता हूँ, तो OQ प्लस ट्वाइस ऑफ OR, है ना, ये इक्वल आ गए। अच्छा, दोनों साइड क्या मैं 1 + 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, उसमें क्या परेशानी की बात होगी, है ना। दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड तो कर सकता हूँ। क्या ये सेक्शन फार्मूला लगता हुआ नज़र आ रहा है तुम्हें, 1 × OP 2 × OS अपॉन 1 + 2, यानी कि भैया PS एक वेक्टर रहा होगा, जिसको कोई पॉइंट जो है वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा होगा, 2:1 में, है ना। उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ही तो हो गया ये। अगर हम बच्चों सिर्फ इसको ध्यान से देखें तो इसको देख के हम ये बात समझ सकते हैं कि भैया एक कोई वेक्टर रहा होगा PS, उसके बीच में एक पॉइंट होगा R, जो कि PS को किस रेशो में डिवाइड कर रहा होगा, 2:1 में, है ना, और ये उसका पोजीशन वेक्टर है 2 × S + 1 × P अपॉन 2 + 1, है ना। ऐसे ही इधर भी कह सकता हूँ, R नहीं बोलता ना, चलो कुछ और बोल लो यार, R यहाँ पे है, कुछ भी पॉइंट बोल लो, एनी पॉइंट, ठीक है ना। ऐसे ही ये भी, इसका भी यही हिसाब है कि ये भी कोई वेक्टर रहा होगा QR, उसके बीच में कोई पॉइंट होगा जो 2:1 में डिवाइड कर रहा होगा, है ना, और वो पॉइंट जो है वो दोनों में कॉमन है क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है ना, दोनों चीज़ें सेम है। भाई मान लेता हूँ एक पॉइंट है, वो हमारा QR एक वेक्टर है, उसके बीच में भी एक पॉइंट है
पी एस है उसके बीच में भी एक पॉइंट है जिसको हमने कुछ भी ए नाम दे दिया, ए नाम दे दिया है ना। तो ये जो ए पॉइंट है वो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, इसको भी 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ ना ये ओ ए वेक्टर निकाल लिया मैंने। क्या निकाल लिया? ओ ए का पोजीशन वेक्टर कैसे आएगा? 2 × OR 1 × OQ अपॉन 2+1। इधर से ए का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? 2 × OS 1 × OP अपॉन 2+1। आया कि नहीं आया? तो ये दोनों ओ ए की वैल्यू है, आपस में इक्वल हो गई। तो ये कैसे रहे होंगे? ये यूँ रहे होंगे, इसका मतलब ये पी एस वेक्टर होगा और ये क्यू आर वेक्टर होगा, जो एक दूसरे को किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं? 2:1 में, है ना। 2:1 में किस में डिवाइड कर रहे हैं बच्चों? 2:1 में, है ना। ए पॉइंट जो है वो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है जो 2:1 में डिवाइड कर रहा है। एक साइड 2 हिस्से, एक साइड 1 हिस्सा, है ना। तो ट्राइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? ट्राइसेक्ट। ए पॉइंट जो है वो इन दोनों वेक्टर को ट्राइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये जिस रेशो में बांट रहा है वो रेशो 2:1 है कि 2 हिस्से एक तरफ, 1 हिस्सा एक तरफ। देखा जाए तो 3 हिस्से हो जाएंगे ना बराबर फिर। तो ट्राइसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट किस किस वेक्टर को? पी एस और क्यू आर को। हो गया ख़त्म, ठीक है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के MCQs के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल। भाइयों पसंद आ रहा है सब कुछ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी करना है करें, ठीक है ना। बस पढ़ाई करें। चलो भाई बाय, टेक केयर। अरे भाई ये क्वेश्चन नंबर 12 करना तो भूल ही गया, ये स्लाइड तो मिस ही हो गई यार। देख लेते हैं इसको भी एक बार। क्या कह रहा है ये? ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। AB साइड गिवन है, AB वेक्टर जो है वो ये है, AD वेक्टर जो है वो ये है। हमें क्या फाइंड करना है? एक यूनिट वेक्टर जो कि AC के पैरेलल है, AC के पैरेलल है, मतलब AC के अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए ना, बस बात खत्म। ए वेक्टर क्या है? AC के अलोंग यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर इज़ AC का यूनिट वेक्टर, ख़त्म। AC का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? AC वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, सिंपल है कि नहीं कहानी। तो AC वेक्टर क्या है बच्चों? एक बात बताओ, आपको पता है AD और BC इक्वल होते हैं, है ना। तो AB हमें पता है, BC भी हमें पता लग गया, जो कि AD के बराबर है। तो बाय ट्रायंगल लॉ AC क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम कर दो बच्चों, AC मिल गया। कितना आ गया? 3 + 6 - 2। दिख गया ना? 3 + 6 - 2, 3 + 6 - 2, 3 + 6 - 2 एक ही में है, वही आंसर हो गया। सही है ना। AC पता लग गया, ये AC है, मैग्नीट्यूड 7 आ जाएगा, उससे डिवाइड कर दिया, है ना। ख़त्म क्वेश्चन, ठीक है। चलो ख़त्म आज का सेशन भाई, बाय, टेक केयर।